हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म L2 एम्पुरान के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म में कई ऐसी बातें हैं जो चर्चा के लायक हैं। क्या लूसीफर 3 बन रही है? और इस फिल्म के अंत में कई बातें हैं जिन्हें समझाना है। तो इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी का संक्षिप्त विवरण देंगे और L2 एम्पुरान फिल्म में होने वाली सभी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। L2 एम्पुरान का अंत मुख्य रूप से 2 उपकथानक सुझाने के बारे में था। जायद मसूद का बदला और प्रियदर्शिनी रामदास का IUF इंडियन यूनियन फ्रंट का पार्टी नेता बनना। तो 2002 में वापस जब एक ट्रेन में आग लगाने से सांप्रदायिक दंगे भड़के तो बलराज पटेल, मुन्ना और उनके धार्मिक कट्टरपंथियों के समूह ने जायद के परिवार और उनके समुदाय के कई सदस्यों को मार डाला। कुछ महीने बाद जायद को एक आतंकवादी समूह ने उठा लिया जो चाहता था कि उसके जैसे बच्चे सांप्रदायिकता से लड़ें, लेकिन उसे कुरैशी अब्राम या स्टीफन नेदुमपल्ली ने उस रास्ते पर जाने से बचा लिया और उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समूह में भर्ती कर लिया, जिसने शक्तिहीनों की मदद की और अत्याचारियों को मार डाला। इस बीच बलराज और मुन्ना ने उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक पार्टी ASM अखंड शक्ति मोर्चा की स्थापना की और 2024-25 में वे IUF PKR के माध्यम से केरल में प्रवेश कर गए। 6 साल पहले CM बनने के बाद जतिन रामदास एक भ्रष्ट राजनेता बन गए थे और अपने राज्य में सांप्रदायिक राजनीति का युग शुरू करना चाहते थे। चूंकि IUF ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, IUF PKR का गठन किया और बलराज से हाथ मिला लिया। इसलिए सभी की निगाहें प्रियदर्शिनी पर थीं। अगर वह IUF के नेता के रूप में जनता का दिल जीतने में सफल हो जाती हैं, तो इससे बलराज और जतिन दोनों ही थोड़े कमजोर हो जाएंगे और स्टीफन को उस खिड़की का इस्तेमाल बलराज को जायद तक पहुंचाने और जतिन में ईश्वर का डर पैदा करने के लिए करना होगा। क्या स्टीफन अपने प्रयास में सफल हुए? क्या जायद ने अपना बदला लिया? और हम लूसीफर 3 से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब आइए इस फिल्म के पूरे विवरण को जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म में वास्तव में क्या होता है। प्रियदर्शिनी का राजनीति में प्रवेश। स्टीफन ने IUF को जतिन के हाथों में इस उम्मीद में छोड़ दिया कि वह राजनीतिक पार्टी के सिद्धांतों का पालन करेगा, समानता, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता। सबसे बढ़कर उसने मान लिया कि जतिन अपने देश के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन 6 वर्षों के दौरान मुझे लगता है कि जतिन ने उत्तर भारतीय राजनेताओं के प्रचार को खाना शुरू कर दिया और माना कि उनके राज्य के लोग वास्तव में सांप्रदायिक स्वभाव के हैं और केवल धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रहे हैं। चूंकि बलराज ने सांप्रदायिकता के दम पर अपना राजनीतिक करियर बनाया था, इसलिए जतिन ने सोचा कि उसे सहयोगी बनाने से वह केरल में कट्टरता की कथित आग में घी डालने में सक्षम होगा, जिससे उसका भ्रष्टाचार का राज और आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जतिन को वास्तव में धर्म या उसके मतदाताओं की इच्छाओं की परवाह थी। वह चाहता था कि पिछले 6 सालों में केंद्रीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए थे वे खत्म हो जाएं और वह राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे चेक डैम, जिसमें कोरियाई लोगों का भी कुछ सहयोग है, के लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त करना चाहता था, जिसका अधिकांश हिस्सा वह अपने खजाने में भर लेना चाहता था। वह जानता था कि बलराज केरल के हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक पहुंच चाहता था ताकि सभी तरह की अवैध चीजों की तस्करी कर सके। अगर बलराज को इससे लाभ होता तो जतिन को भी उस पैसे का हिस्सा मिलता जो उसके भविष्य के राजनीतिक अभियानों को आगे बढ़ाता। तो क्या हुआ अगर उसके राज्य का ढांचा बिखर गया? सत्ता और निर्बाध भ्रष्टाचार ही वह चीज थी जिसकी जतिन को सबसे ज्यादा लालसा थी और वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए राजगद्दी पर बैठना चाहता था। अब जतिन को ये सब करने का साहस और अहंकार मिला क्योंकि स्टीफन पिछले 5 से 6 सालों से नहीं दिखा था। लेकिन जब उसे पता चला कि स्टीफन की इराक में मृत्यु हो गई है, जहां वह कबुगा के साथ एक बैठक में भाग ले रहा था, तो जतिन ने प्रियदर्शिनी को धमकाने से पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्हें लगा कि स्टीफन के साथ IUF का नैतिक कंपास खत्म हो गया है। प्रियदर्शिनी को उक्त चेक डैम के खिलाफ एक विरोध बैठक में उपस्थित होने की उम्मीद थी क्योंकि इसके निर्माण से नेदुमपल्ली के ग्रामीणों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस समय तक वह IUF का एक सजावटी हिस्सा थी क्योंकि वह PK रामदास PKR की बेटी थी और वह राजनीति में सक्रिय रुचि नहीं लेती थी। हालांकि उस विरोध बैठक में भाग लेने का मतलब मूल रूप से यह होगा कि वह PKR के जूते में कदम रख चुकी है और वह IUF का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जतिन को पता था कि इससे उसकी राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी, इसलिए उसने सीधे सीधे प्रियदर्शिनी को आदेश दिया कि वह उस मंच पर न जाए और उसे और उसकी सरकार को कोस न दे।
दे। मजेदार बात यह है कि प्रियदर्शिनी का शुरू में उस विरोध सभा में जाने का कोई इरादा नहीं था। जतिन के बुलाने से ठीक पहले वह सचमुच कह रही थी कि वह अपने भाई का इतना खुलकर विरोध नहीं करना चाहती। अगर जतिन ने कुछ नहीं कहा होता तो प्रियदर्शिनी राज्य सरकार की कमियों के बारे में इतनी शालीनता से बात नहीं करती। जतिन को बलराज की पीठ खुजलाने का मौका मिल जाता और बलराज उसकी पीठ खुजलाता, लेकिन जतिन के जल्दबाजी में काम करने के कारण प्रियदर्शिनी लोगों का ध्यान सांप्रदायिकता से हटाकर सरकार के भ्रष्टाचार की ओर मोड़ने में कामयाब हो गई। जायद ने बलराज को मार डाला। प्रियदर्शिनी के कदम को कमतर आंकने के लिए बलराज, मुन्ना और IB अधिकारी कार्तिक ने कुछ गुंडों को उसे सीधे मार डालने का आदेश दिया। स्टीफन और उसके कुलीन गुर्गों की सेना प्रियदर्शिनी को बचाने के लिए आए, की कमान संभालने के लिए आए और उसने जतिन, मुन्ना और बलराज को उनके पापों की सजा देने के लिए भेजा। स्पष्ट रूप से जतिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मुन्ना, बलराज और कार्तिक ने हमला किया था। कार्तिक ने उसे बताया कि कुछ क्रांतिकारी आतंकवादियों ने उस पर हमला किया था और जतिन ने उसकी बात मान ली। जतिन को लगा कि वह शेठ का सबसे चतुर हथियार है, लेकिन वास्तव में वह उन उत्तर भारतीय राजनेताओं द्वारा एक बांसुरी की तरह खेला जा रहा था। सच कहें तो बलराज भी उतना चतुर नहीं था, क्योंकि NI को कुछ अधूरे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्रियदर्शिनी को गिरफ्तार करने के लिए भेजकर उसने आम जनता को उसका और भी अधिक समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें शायद लगा कि केंद्र सरकार राज्य में असहमति की आवाजों को दबा रही है। ठीक उसी समय जब राष्ट्रीय पार्टी, जिसने केंद्र में सरकार बनाई थी, ने एक क्षेत्रीय पार्टी के टूटे हुए धड़े से हाथ मिला लिया था, वह भी PKR की बेटी की आवाज, और वे ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इस तरह स्टीफन और प्रियदर्शिनी का दांव कामयाब रहा। इस समय ASM-IUF PKR गठबंधन अपने सबसे कमजोर और हताशा भरे दौर में था, इतना कि वे साजन चंद्रन को उसका हक देना भूल गए, जिसने बलराज और जतिन के मिलन में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए स्टीफन ने उन पर हमला किया और उन्हें जोरदार तरीके से मारा। उसने जतिन और मुन्ना दोनों का अपहरण कर लिया और जब जतिन को समुद्र के बीच में एक परित्यक्त तेल रिग पर ले जाया गया तो मुन्ना को उस जगह ले जाया गया जहां जायद के परिवार और उसके समुदाय के लोगों की निर्दयता से हत्या की गई थी। जतिन को उसके अपराधों के लिए फटकार लगाने के बाद स्टीफन ने बलराज को फोन किया और उसे उस जगह पर बुलाया जहां मुन्ना को रखा गया था। जैसे ही बलराज ने खून से लथपथ और घायल मुन्ना को देखा, मुन्ना की पीठ पर लगी खाल पर लगा बम फट गया। इसके बाद बलराज और उसके आदमियों की बुरी तरह से पिटाई की गई और अंत में जायद ने बलराज को गोलियों से भून दिया, जिससे वह उस दलदल में डूब गया जिसे जायद को बचपन में धार्मिक कट्टरपंथियों से बचने के लिए पार करना पड़ा था, जो सांप्रदायिकता की आग को हवा दे रहे थे। अब मुझे लगा कि यह पल लेखक मुरली गोपी और निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए किसी तरह की इच्छा पूर्ति वाला दृश्य था, क्योंकि वास्तविक जीवन में उन कसाईयों को दंडित करना असंभव है जिन्होंने अपने राज्य को सांप्रदायिक नरक में बदलने के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर नियंत्रण कर लिया है। इसलिए जिस तरह क्वेंटिन टारंटिनो ने इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में हिटलर को मार डाला था, निर्माताओं ने भी वही किया है। आप जानते हैं कि कौन है? मैं आपको अनुमान लगाने दूंगा जिससे किसी भी तरह के यथार्थवाद से अलग हो गए। हालांकि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि बलराज और मुन्ना को मारने से जायद की बदला लेने की गाथा पूरी हो गई, लेकिन इसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को खराब कर दिया। क्या जतिन मर चुका है? L2 इम्पुरान के अंत में पता चला कि ASM ने इस तथ्य का विरोध करने के लिए दंगे शुरू किए थे कि बलराज कहीं नहीं मिल रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन प्रदर्शनकारियों को वास्तव में बलराज की परवाह थी या नहीं, लेकिन यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि कोई, शायद बलराज और मुन्ना से भी अधिक क्रूर, उसे शहीद के रूप में चित्रित कर सकता है और उसकी मौत का इस्तेमाल केरल में सभी प्रकार के सांप्रदायिक अपराधों को अंजाम देने के लिए कर सकता है। मेरा मतलब है, ASM के कुछ आतंकवादी गुट ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से राज्य में मौजूदा बांध में बम लगाए थे, सिर्फ इसलिए कि इसे एक बार पुलिस ने विफल कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि उस परिमाण की कोई चीज फिर से नहीं हो सकती। प्रियदर्शिनी, जो स्टीफन और बलराज के बीच बाद की मृत्यु से पहले किए गए सौदे के अनुसार NI की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी। उसके आगे एक कठिन रास्ता था। हाँ, फिल्म ने इसे जीत के पल की तरह दिखाया है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो वह राजनीति के क्षेत्र में तब प्रवेश कर रही है जब ये सबसे अस्थिर स्थिति में है। कुछ लोग IUF और IUF PKR के बीच भ्रमित हो सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति में उछाल आने वाला है और उसे अपने पिता की विरासत को बनाए रखना है। निश्चित रूप से स्टीफन और उनके सहयोगी किनारे से उसकी मदद करेंगे। ऐसा कहने के बाद उसे ये
सुनिश्चित करना होगा कि जनता उसके पक्ष में है और भगवान के अपने देश को बचाने के लिए कट्टरता को अस्वीकार करने के लिए तैयार है। ये सब चल रहा था तब जतिन का क्या हुआ। बलराज, मुन्ना और कार्तिक, जिसे स्टीफन के किसी युवा शिष्य ने गोली मार दी थी, की मौत के बारे में जानने के बाद जतिन हताश हो गया। वह बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और उसे उस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने के लिए स्टीफन ने उसे 2 विकल्प दिए। जतिन या तो आईयूएफ में एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता के रूप में फिर से शामिल हो सकता था और अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा कर सकता था, या फिर उसका वही हश्र हो सकता था जो बलराज या बॉबी, लूसिफर का मुख्य विरोधी और प्रियदर्शिनी का दिवंगत दूसरा पति, का हुआ था। जतिन ने स्टीफन को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। शायद वह घर पहुंचने के बाद अपने कामों से अपनी योग्यता साबित करने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जब जतिन परित्यक्त तेल रिग को छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुआ तो स्टीफन को शेन ट्रॉयड के प्रमुख से एक फोन आया, जिसका किरदार रिक यून ने निभाया है, जिसे आप डाई अनदर डे, निंजा असैसिन, द फास्ट एंड द फ्यूरियस, ओलंपस हैज फॉल्न और एलिटा, बैटल एंजल जैसी फिल्मों से जानते होंगे। जाहिर है शेन ट्रॉयड काबुगा के सबसे अच्छे दोस्त थे और चूंकि स्टीफन ने अफ्रीकी सरदार को मार दिया था, जिससे अफ्रीकी लोगों के साथ चीनी द्वारा किए जा रहे सभी अवैध व्यापार समाप्त हो गए थे, इसलिए वह स्टीफन को मारना चाहता था, ये साबित करने के लिए कि वह गंभीर है। शेन ट्रॉयड के नेता ने MI6 अधिकारी बोरिस ओलिवर, स्टीफन का एक गुप्त मित्र, के सिर में गोली मार दी और जिस हेलीकॉप्टर में जतिन था उसे उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वैसे यहाँ एक दिलचस्प पल है जिस पर मुझे ध्यान देना है। यून के किरदार ने कहा कि चूंकि काबुगा उसके लिए भाई जैसा था, इसलिए वह स्टीफन के भाई की जान लेने जा रहा था। ट्रॉयड बॉस जाहिर तौर पर जतिन का जिक्र कर रहा था क्योंकि वह स्टीफन का सौतेला भाई था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो स्टीफन ने वास्तव में जायद की ओर देखा। इसलिए एक पल के लिए मुझे लगा कि जायद धूल चाटने वाला है, लेकिन उस छोटी सी नजर ने साबित कर दिया कि स्टीफन के लिए जायद उसके लिए जतिन से ज्यादा भाई था। भले ही ट्रॉयड बॉस स्टीफन और जायद के बंधन का इस्तेमाल उन्हें प्रताड़ित करने के लिए करने जा रहा हो, लेकिन चीन बनाम भारत की लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है और ये लूसिफर 3 में होने जा रहा है। लूसिफर 3 की उम्मीदें। तीसरे सीक्वल का कामकाजी शीर्षक जाहिर तौर पर L3 द बिगिनिंग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि शेन ट्रॉयड और गोवर्धन, षड्यंत्र सिद्धांतकार जो सालों से स्टीफन कुरैशी अब्राहम का अध्ययन कर रहे हैं, दोनों ही उसकी कमजोरियों और उसके सहयोगियों के बारे में जानने के लिए उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस फ्रेंचाइज की अगली फिल्म 2020 या 2030, जब भी फिल्म सेट की जाएगी, और 1980 के बॉम्बे के बीच में होगी, हमें युवा स्टीफन की लड़ाई की क्षमता का एक संकेत मिलता है। मुझे वाकई डर था कि पृथ्वीराज मोहनलाल की उम्र कम करके उन्हें युवा दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल को कास्ट किया है, क्योंकि आश्चर्य की बात है बेटा बिल्कुल अपने पिता के युवा संस्करण जैसा दिखता है। खैर, भले ही वह ऐसा न करे, मुझे लगता है कि यह आई सहायता प्राप्त डीप फेक दी एजंग बकवास से कहीं बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि सुकुमारन और उनकी टीम इस निर्णय पर कायम रहेगी और मोहनलाल को कुरैशी अब्राहम के जीवन के 2 चरणों को निभाने देगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि लूसिफर 3 एम्पुरान जितना या उससे ज्यादा मनोरंजक हो। मुझे इसे बड़े पर्दे पर देखकर वाकई बहुत मजा आया और मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम में जल्द से जल्द इस तरह की कट्टरता विरोधी राजनीतिक टिप्पणी स्टेरॉइड शामिल हो। पहली फिल्म में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सबप्लॉट के बीच संतुलन गड़बड़ था। सीक्वल में निर्माताओं ने ये दिखाकर संतुलन बनाने में कामयाबी हासिल की है कि जायद और प्रियदर्शिनी के लिए अब्राम का क्या मतलब है। अब मुझे नहीं पता कि वर्तमान समय में अब्राम की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में किस स्तर की भागीदारी होगी, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में शेन ट्रॉयड से निपटने में बहुत व्यस्त होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब्राम को दिखाने वाले कुछ जमीनी दृश्यों की जरूरत फ्लैशबैक से पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि वे फ्लैशबैक अब्राम की अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत के साथ भी संरेखित हों, ताकि वह शेन ट्रॉयड की ताकत से अभिभूत होने के बाद अपनी ताकत पा सके। और हाँ, हमें अब्राहम को बैकफुट पर देखना होगा। मुझे पता है कि मोहनलाल के प्रशंसकों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन दूसरी फिल्म ने उनके किरदार की अजेयता को चरम पर पहुंचा दिया है। अब समय आ गया है कि वह मार खाए, मरम्मत की मुद्रा में जाए और फिर पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लड़ाई में वापस आए। क्योंकि अगर कोई हीरो बिल्कुल भी चोटिल न हो तो वह दिलचस्प नहीं होता। वह दिलचस्प होता है अगर वह मार खाकर फिर से लड़ने के लिए जोश के साथ वापस आ जाए। खैर, ये L2 एम्पुरान के अंत पर मेरे विचार हैं और L3 से मेरी उम्मीदें हैं। फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोग इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।